Hello and welcome to our show Doctor is Right. आर्थराइटिस यानी गठिया दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई गंभीर समस्याओं में से एक है। ये समस्या युवाओं में भी अब देखी जा रही है। ऐसे में इसकी गंभीरता को देखते हुए अलर्ट होना बेहद जरूरी है। आज हमारे स्पेशल शो डॉक्टर इज राइट में हम इसी समस्या पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के जाने माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आकाश गोयल। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। हेलो। जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर सरल भाषा में देखा जाए तो ये किस तरह की बीमारी है, कैसी समस्या है ये? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्थराइटिस का मतलब आम जनता नहीं जानती है। हम इसको अगर ब्रेक करें तो आर्थराइटिस, आर्थ मीन्स जॉइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, जिसे सरल भाषा में बोला जाता है कि गठिया, जो आम जनता जानती है। तो इसके विभिन्न प्रकार की ये गठिया की शिकायत हर पेशेंट के अंदर हो सकती है। ओके, तो देखा जाए तो जॉइंट से संबंधित ये समस्या है। डॉक्टर, जब हम इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है जो आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, पर जब हम इंडियन सिनेरियो में देखते हैं तो यहाँ पर क्या स्थिति अभी नजर आती है? आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो मेनली हमें दिखाई देती है वो एक बढ़ती उम्र जो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, अगर किसी जवान आदमी के अंदर देखा जाए तो अगर उसका वज़न बहुत ज़्यादा है या उसके अंदर कुछ डिजीज़ प्रोसेस है जो कि जिसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के अंदर कैटेगराइज करते हैं, उस तरह के पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है। बढ़ती उम्र हालांकि सबसे बड़ा कारण है आर्थराइटिस का। उम्र के बढ़ते हुए के हिसाब से हमारे जो जॉइंट होते हैं वो घिसने लगते हैं। घिसने की वजह से उनके अंदर दर्द शुरू हो जाता है। और ये दर्द जब शुरू होता है तो पेशेंट को चलने में उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना रोज़मर्रा का काम करने में बड़ी परेशानी होती है। यदि इसका समय से इलाज ना कराया जा सके तो लोग इस हद तक भी परेशान हो सकते हैं कि वो अपना रोज़मर्रा का काम भी नहीं कर पाएंगे, और काफ़ी लोग तो विकलांग भी हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। अगर इतना ज़्यादा उसका आर्थराइटिस बढ़ जाए पेशेंट का तो उससे वो विकलांग भी हो जाते हैं। अगर आपने अभी एज की बात की कि बढ़ती हुई जो उम्र है वो एक मेजर इसमें फैक्टर है कि आर्थराइटिस उन पेशेंट्स में दिखता है, लेकिन अभी जो करंट स्टडीज़ आ रही हैं देखा जा रहा है कि छोटी उम्र में भी इस समस्या से जूझ रहे हैं लोग। तो इसकी क्या वजह है कि क्या क्या वो रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये बीमारी कम उम्र के लोगों को भी अब अपना शिकार बना रही है? जो कम उम्र में ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं आजकल, वो इस कारण से देखी जा रही है कि कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि बढ़ता वजन, आजकल बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। बच्चों का वजन ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चे पहले के ज़माने में लोग बाहर जाकर पार्क में और सब बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे। आज की बट नाउ द सिनेरियो हैज़ चेंज। इस टाइम सभी लोग, बच्चे जो होते हैं वो लोग हमारे घर के अंदर बैठ के वीडियो गेम्स, मोबाइल और इस सब का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और उनका वज़न बढ़ता है, और उसकी वजह से उनके जोड़ों पे ज़्यादा जोर पड़ता है और आर्थराइटिस उनमें जल्दी डेवलप होने की संभावना हो जाती है। तो जो आर्थराइटिस 60-70 की उम्र में होना था, वो आर्थराइटिस उस बच्चे को जाके मतलब 30-35-40 साल की उम्र में हो जाता है। दूसरा कारण है ऑटो इम्यून डिजीज़ का बढ़ना। ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर, पहले ये बीमारी यूएस और वेस्ट कंट्रीज में देखी जाती थी, पर इस तरह की बीमारी इंडिया में भी आना शुरू हो गई है। ऐसा कारण क्यों है? पहले जो हमारे यहाँ जो बच्चे थे वो सब बाहर खेलते थे, बाहर मिट्टी में खेलते थे, उससे इम्यूनिटी डेवलप होती थी बच्चे। पर आज की डेट में एक हाइजीन हाइपोथेसिस नाम की चीज़ आ गई, जिसमें हम बोलते हैं बच्चा जो है हमेशा घर के अंदर रहता है, माँ बाप भी बहुत ध्यान रखते हैं साफ सफाई का, तो उससे क्या होता है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो कम हो जाती है, तो ऐसे कारण में, ऐसी कंडीशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का पैदा होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें अब भारत में भी शुरू हो गई है, तो इसलिए इससे बच्चों के अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस
ज़्यादा होने लग गई है, जिसके कारण आर्थराइटिस 10 से 15 साल की बीच बच्चों में, इवन 5 साल 6 साल के बच्चों के अंदर भी देखा जा रहा है। तो जो डिजीजेस हमारी जो वेस्ट कंट्रीज में देखी जा रही थी, वो जो वेस्ट में कॉमन थी, अब वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो देखा जाए तो समस्या बेहद गंभीर है, क्योंकि 5 साल का बच्चा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम उम्र होती है, और ऐसे में ही उसके जॉइंट्स में पेन होने लगे, वो आर्थराइटिस से पीड़ित हो जाए, तो कितना मुश्किल उसका आगे का सफ़र होगा। डॉक्टर, यहाँ जब हम बात करते हैं आर्थराइटिस के प्रकार की, कि किस किस तरह के आर्थराइटिस होते हैं, तो अमूमन किस तरह के केसेस देखे जाते हैं इसमें? आर्थराइटिस अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम ये 4 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र की वजह से होता है। दूसरा आर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि गठिया, जो काफ़ी कॉमन होता है, फीमेल्स के अंदर देखा जाता है 40 साल की उम्र में, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तीसरा कारण होता है सीरोनेगेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस जस्ट लाइक गठिया जैसा ही होता है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, पर उसके अंदर फीचर सेम होते हैं, पर उसके अंदर अलग तरह के आर्थराइटिस देखे जाते हैं। चौथा जो कारण होता है वो क्रिस्टल आर्थराइटिस होता है। क्रिस्टल डिपोजिशन हमारी बॉडी के अंदर होने लग जाता है, हर जॉइंट्स के अंदर होने लगता है। सबसे कॉमन आप सभी ने सुना होगा, गाउट नाम की डिजीज होती है, वो उसका एक टाइप है। ऐसे उसके अंदर और भी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें क्रिस्टल हमारी बॉडी के अंदर डिपोजिट होने लग जाते हैं। वो हमारे खाने पीने की पदार्थ के कारण की वजह से होता है। हम किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह का हमारा खान पान होता है, उस कारण से उस तरह के क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं और वो फिर पेन करते हैं। ओके। जब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, वो किस तरीके के लक्षण अपनी बॉडी में नज़र आने लग जाते हैं, जिसको हम अर्ली सिग्नल्स कह सकते हैं? देखिए मैम, अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं जवान आदमी की, फिर हम बात करते हैं ओल्ड एज की। अभी मैंने आपको बताया जिस तरह से क्रिस्टल आर्थरोपैथी या फिर सीरोनेगेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो जवान लोगों में देखा जाता है। तो सीरोनेगेटिव, तो जवान लोग के बच्चे के अंदर सबसे पहले अगर आपको आर्थराइटिस रूल आउट करना है, तो वो सुबह सुबह बच्चा बोलेगा कि वो सुबह उठते ही उसको शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़नपन महसूस होगी, पर जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा शाम तक, तो वो अकड़नपन खत्म हो जाएगी। बच्चे को सुबह बहुत मुश्किल होगी, उसकी कमर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। इस तरह से फीचर्स अगर आपके किसी भी बच्चे में है तो उसको आप एक डॉक्टर के पास लेके जाइए और उसका इन्वेस्टिगेशन कराइए और उसका फर्दर ट्रीटमेंट कराइए। पर अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में ये प्रोसेस रिवर्स है। ओल्ड एज में पेन आपको कभी सुबह नहीं होगा, उसमें पेन जो होगा मोस्टली आपको दिन के एंड तक होगा, जब आप पूरा अपना काम कर चुके होंगे, क्योंकि वो डीजनरेटिव प्रोसेस है। उसके अंदर अगर पेन होता है वो ओवर यूज की वजह से होता है, कि आप पूरा दिन आपने काम कर लिया तो आप थकावट ज़्यादा होती है, तो आपके जॉइंट्स और ज़्यादा पेन करने लग जाते हैं। तो ये दो बड़े डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आप देख सकते हैं इन दो प्रकार के पेशेंट्स के। तो ब्रॉडली हम इसी तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। तो यदि इस प्रकार के आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो आपको हमेशा एक डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है ओल्ड एज के अंदर सुबह नहीं हो सकता ये चीज़, हो सकता है कि उनको सुबह भी अकड़नपन हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर दोनों डिजीज कॉमन हो सकती है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है सिम्टम्स के अंदर। सिम्टम्स के बारे में हमने जान लिया, हमने ये जान लिया कि किस किस तरह के ये आर्थराइटिस के कितने प्रकार हैं, ये हमने जान लिया। यहाँ पर अब डायग्नोस कैसे किया जाता है, आई एम श्योर वो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि किस किस तरीके के से इसको डायग्नोस किया जाता है। आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने एक ऑर्थोपेडिशियन आसपास के या ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके पास वहाँ जाकर आपके कुछ बेसिक, वो आपके से कुछ सवाल जवाब, उसका आपकी हिस्ट्री लेंगे और डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन पर्पज से बेसिकली कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ एक्सरेज आपके करे जाते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करी जाती हैं, उससे हम पेशेंट का आर्थराइटिस डायग्नोस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं। तो मतलब ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जिनको पहले कराया जाएगा, उसके बाद ही देन आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कितना समय लग सकता है किसी को ट्रीट करने में, और क्या ये पूरे तरीके से क्योरेबल है? मैडम, अगर देखा जाए पेशेंट को इलाज की बात करी जाए तो डिपेंडिंग ऑन स्टेज हमें ट्रीटमेंट का हम प्रोग्नोसिस बता सकते हैं, कौन सी स्टेज में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करा। इफ इट इज इन अर्ली स्टेज तो हम उसको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी दे सकते हैं। इफ इट्स इन लेट स्टेज
तो हमारे को रिजल्ट में टाइम लगे. इवन द पेशेंट हैज टू गो रिप्लेसमेंट ऑल्सो, जॉइंट रिप्लेसमेंट. ओके. तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एट विच द पेशेंट प्रेजेंट्स, हम उस पर हम एक्शन लेते हैं. ओके. और ट्रीटेबल की बात करी जाए तो एवरीथिंग इज क्योरेबल. एंड इफ यू नो द पेशेंट कम्स ऑन द राइट टाइम, एवरीथिंग इन दिस हैज ट्रीटमेंट. एंड पेशेंट को सभी को रिलीफ आ जाता है इफ ही और शी कंसल्ट्स द डॉक्टर. ओके. तो जब बच्चों की हम अगर बात करें ख़ास तौर से कि 5 साल का बच्चा, आपने बताया कि 5 साल के बच्चे भी देखे जा रहे हैं जो इस बीमारी से परेशान हैं, तो इस केस में कितना जल्दी रिकवरी रेट रहता है? क्योंकि रिकवरी रेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कोई भी पेशेंट हो, वो जानना चाहता है कि मैं कितनी जल्दी रिकवर कर सकता हूँ. और वो जो 5 साल की एज होती है, वो 5 साल की एज आप मतलब समझ लीजिए अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है और अभी पूरी ज़िंदगी उसे देखनी है. तो ऐसे में अभी उसके आर्थराइटिस डायग्नोस किया गया. अब डायग्नोस करने के बाद जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो आगे लॉन्ग लाइफ तक किस तरीके से पूरा सब कुछ रहता है? क्या उसका असर आगे भी देखने को मिलेगा? क्या दोबारा हो सकता है क्योर होने के बाद? ये कुछ मेरे ख्याल से सवाल है जो हर कोई जानना चाहता होगा. अगर आप बात करें तो जो यंग एज में आर्थराइटिस होता है, सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस जो होता है, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से आर्थराइटिस होता है, जब पेशेंट को रिलीफ जो होता है वो अराउंड 10 to 15 डेज में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम पेन फ्री कर देते हैं. बट येस, जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कैन बी लॉन्ग एंड कैन बी लाइफ लॉन्ग ऑल्सो if he or she is having some seronegative arthritis, because the inflammation is it's in body only and it is a disease process जो उनकी बॉडी बनाई जा रही है कॉन्टीन्यूसली. तो वी कैन ओनली ट्रीट उनके सिम्टम्स को हम सप्रेस कर सकते हैं सो दैट उनको बार बार वो प्रॉब्लम ना हो. And there are drugs available in the market also which can slow down the disease process also. If the drugs are not, or if the right medications are not working, there is a very high chances of early degeneration of joints. Even we have seen patients with stiff neck, stiff joints, stiff hip at very young age, at 20 years, 25 years, on which we have to do replacement, joint replacement surgery in young age. And one of the most common cause of joint replacement in young age is ankylosing spondylitis, which is again a सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस. ओके. मार्केट में कुछ जड़ी बूटियां अवेलेबल हैं जो ये दावा करती हैं कि आर्थराइटिस की समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है. तो एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या वो जड़ी बूटियां ही इलाज है या फिर प्रॉपर वो ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी डॉक्टर के पास जाकर और वो सारे टेस्ट कराना ज़रूरी है? जो जड़ी बूटियों की जो आप मैडम बात कर रही हैं, वी आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ सच थिंग्स. येस, मार्केट में बहुत सारे क्वैक्स एंड इस तरह की चीज़ें सेल आउट करते हैं टू गेन सम मॉनेटरी फंड्स एंड पेशेंट्स के इमोशंस एंड उसके साथ वो दे प्ले. बट ट्रूली इफ देयर इज सम जड़ी बूटी और समथिंग लाइक दैट, वी आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ such kind of things in our modern practice. And if it is some Ayurvedic based or if it has some evidence based medicine, it is based on some evidence based medicine, then only it is effective, and the Ayurved BMS doctor would be better to answer that question, because we are completely unaware of these things, and in modern practice, in modern medicine, we don't practice such things. Okay. डॉक्टर, अगर डाइट की बात करें, हमारी हेल्थ में डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और आर्थराइटिस के केसेस में डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? Diet is important. There is a role of diet in arthritis, in autoimmune arthritis. Yes, there is certain food or factors which triggers the immune deposition in your joint. And as I earlier said, that crystal arthropathy, which is deposition of crystals in your joint, that is because of some food. If you take increased amount of protein which is not required by your body, and excessive amount of protein, then it may cause gout to you. Okay. So diet also plays very important in this. So sometimes, and the patient who is having rheumatoid arthritis, diagnosed with rheumatoid arthritis, then there are certain foods which are the patient has been advised that he or she must not take those food. आपको कभी भी कुछ उसमें एक दो चीज़ें होती है जैसे कि कर्ड एंड cucumber, there are certain food which are to be avoided. And same in case of the gout also. You have to decrease your protein intake. You have to decrease your pulses and cereal pulses and chicken and high protein diet intake, so that
you can lower down your symptoms. डॉक्टर, अगर कोविड की बात करें, उस फेज़ पर आते हैं कि अभी हमने कई वेव्स देखी कोविड की, और इस दौरान बहुत लोग उससे इन्फेक्टेड हुए। कहा गया कि जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको जल्दी अफेक्ट करता है कोविड। तो जब हम आर्थराइटिस के पेशेंट की बात करते हैं, अगर किसी को आर्थराइटिस है और वो कोविड इन्फेक्टेड हो गया है या फिर वो उससे रिकवर हो गया है, तो उसके बाद भी बॉडी में कितना इसका असर हो सकता है? क्या ये जो परेशानी है अभी आर्थराइटिस की गंभीर हो सकती है? Definitely, COVID has a widespread effect on our body. It has a wide spectrum and affects body from brain, मतलब every organ of the body. So because it also plays with your immunity. So it lowers the immunity of the patient, and in such scenario, if there is a autoimmune arthritis in the patient, then it can trigger the arthritis also. Okay. And secondly, because of the COVID, the people tend to less go out of their home. So they have a tendency to increase their weight. ईटिंग डाइटरी हैबिट्स आपकी पुअर हो जाती है घर बैठे बैठे, तो डेफिनेटली लैक ऑफ एक्सरसाइज हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये सब फैक्टर भी ट्रिगर करते हैं आर्थराइटिस करने। ओके डॉक्टर, आपकी बातों में बार बार ना इंक्रीजिंग वेट का जिक्र हो रहा है, तो हमारे ऑडियंस में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी हाल फिलहाल अपने वेट को लेकर ही परेशान होंगे। तो अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या उसको लगता है कि उसका वेट कंट्रोल फॉर्म में नहीं है, तो क्या आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या ऐसे कौन से वो सिम्टम्स उसको नज़र आए कि तुरंत उसको एक ऑर्थोपेडिक को अप्रोच करना पड़े? इंक्रीज वेट से प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जॉइंट्स पे जितना वेट होगा वो उतना लोडिंग, उनकी कैपेसिटी एक फिक्स लोडिंग कैपेसिटी होती है आपकी जॉइंट्स की। अगर आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स बने हैं कुछ 50 केजीज के वेट को लोड करने के लिए, अगर उसमें आप 100 केजीज ऑफ लोड डाल देंगे, डेफिनेटली जो उस जॉइंट की लाइफ थी वो अगर 70 ईयर्स थी, 60 ईयर्स थी, तो हाफ हो जाएगी। ओके। तो वो जितना वेट आप बढ़ाएंगे उसके हिसाब से रिग्रेस करेंगे। तो दैट इज़ अ वेरी प्रोपोर्शनल टू जॉइंट डिजनरेशन। सेकेंडली, इंक्रीज वेट से क्या होता है कि आपके जॉइंट डिजनरेट होते हैं, उसकी वजह से आपको पेन होता है। पेन होता है तो आप चल नहीं पाते, तो आपको एक्सरसाइज रुक जाती है, तो आपका पेन, आपका वेट फिर बढ़ने लग जाता है। तो वेट बढ़ता है, फिर दोबारा जॉइंट डिजनरेट करता है, फिर और पेन करता है, तो इस तरीके से विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। तो इस टाइम पे पेशेंट का वेट भी बढ़ता रहता है, पेशेंट का डिजनरेशन भी स्टार्ट रहता है और आर्थराइटिस और जल्दी होता रहता है। So to break this vicious cycle, you should always consult your doctors so that he or she can break your this cycle, and आप वापस आपका पेन, जब पेन फ्री हो जाएगा आपका जॉइंट, तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप वेट लॉस कर पाएंगे और उससे आपका जॉइंट हेल्दी हो जाएगा, so that it will decrease the slow down the disease process. ओके। फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो फिजियोथेरेपी कितनी कारगर साबित होती है जब कोई भी आर्थराइटिस का पुराना पेशेंट हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय से वो इस बीमारी से परेशान है, इस समस्या से परेशान है? If you are talking about role of फिजियोथेरेपी का रोल क्रॉनिक आर्थराइटिस में नहीं है। फिजियोथेरेपी का रोल है आपके एक्यूट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स में। जब आपका आर्थराइटिस एकदम फ्लेयर कर रहा है, एक्यूट सिम्टम्स में है, then only physiotherapy works. It only controls your pain management. It has nothing to do with your disease process. Physiotherapy never cures the disease process. It only gives symptomatic relief. So symptomatic relief कब चाहिए होता है पेशेंट को? जब उसका disease process active हो। तो only at that particular point of time the physiotherapy is required. Okay. And after that the patient has to, if it's a chronic osteoarthritis, something like that, the patient has to do his or her own active exercise at their home based only. That is definitely been prescribed by physiotherapist or orthopedic surgeon. Okay. But active physiotherapy is only required in acute osteoarthritis. एक्सरसाइज का अभी जिक्र किया आपने, जो भी आर्थराइटिस से परेशान है या जॉइंट पेन से कोई परेशान रहता है, तो अक्सर वो सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ा सा चल लिया जाए तो शायद ठीक हो जाए, या थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज कर ली जाए, योग कर लिया जाए, ताकि वो जो दर्द है वो दूर हो जाए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए जो पहले खुद से ही अपना उपचार करना शुरू कर देते हैं, और एक्सरसाइज और योग कितना इसमें रोल प्ले करता है ठीक करने में? एक्सरसाइज एंड योग का रोल प्रिवेंटिव है। पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए, इट ओनली प्रिवेंट्स आर्थराइटिस। वंस इट हैज डेवलप्ड,
अगर आपको एक्यूट पेन है, जॉइंट्स में पेन है, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपका पेन और बढ़ा देगा। आपको कभी भी जब भी आपके जोड़ जब दर्द कर रहे हो तो कभी एक्सरसाइज नहीं करनी होती, वो आपका पेन और बढ़ जाएगा। इट विल नॉट हेल्प यू, इट विल ओनली हैम्पर द जॉइंट ओनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, वंस इट इज अंडर कंट्रोल देन ओनली द कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेज आर टॉट टू द पेशेंट एंड वो आपको फॉलो करना है। रहा सवाल योगा का और इन सब चीज़ों का, एक्सरसाइज का, ये सब प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, मतलब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से वो बचाएंगे करने होने से, बट वंस इट हैज डेवलप्ड देन इट हैज नो। ओके, तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, पहले डॉक्टरी परामर्श लेना ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ करने की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन की, हमें अपने आप को सेफ रखना है कि ये जो समस्या है ये हो ही ना हमें, तो क्या क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं जो डेली रूटीन में हम लोग अपनाएं, एंड फ्रॉम व्हाट स्टेज? जैसा कि अभी आपने बात करी योगा की, एक्सरसाइजेस की, दीज आर द बेस्ट स्टेप दैट वी कैन टेक योगा एंड एक्सरसाइजेस एट एडवांस लेवल, और उससे ही आप अपने जॉइंट को डीजनरेशन से बचा सकते हैं। आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल करनी है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, हर जॉइंट को मोबिलाइज करना है, हर जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है, एंड इस तरीके से अगर आप चीज़ करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मैं इसमें एक बहुत ही कारगर एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसा कि कूल्हे का ऑस्टियोआर्थराइटिस कभी भी इंडियंस के अंदर नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता? और यही चीज़ वेस्ट में, यूएस में देखी जाती है, क्योंकि यूएस में लोग कुर्सी पे बैठते हैं, चेयर्स पे बैठते हैं, उनको कभी भी ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं होती। हमारे यहाँ इंडियन टॉयलेट्स ज़मीन पर बैठ के खाना खाना, स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो हम लोग उस जॉइंट की इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि हमारे यहाँ कभी भी उस चीज़ का आर्थराइटिस देखा ही नहीं जाता। तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है, तो उनको सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप होता है उन पेशेंट्स को। हमारे यहाँ नी में होता है ज़्यादा कॉमन, क्योंकि हमारे यहाँ वेट ज़्यादा पेशेंट का बढ़ रहा है, तो आजकल तो वेट पे की वजह से हमारा जॉइंट नी ज़्यादा खराब हो रहा है। पर कूल्हे का हमारे यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं देखा जाता, क्योंकि कूल्हा हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन में एक्सट्रीम एक्सरसाइज करवाते हैं इसीलिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कनेक्टिंग विद अस, और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। निश्चित ही हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा इससे पहुंचेगा। आर्थराइटिस भले ही एक गंभीर समस्या है, लेकिन समस्या कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, अगर समय रहते डॉक्टर से परामर्श ले लिया जाए, सही दवाइयाँ ले ली जाएँ, डाइट पर ध्यान दिया जाए, तो आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर इज़ राइट में इतना ही, लेकिन आपकी सेहत का ख्याल हम रखते हैं और सेहत से जुड़ी अहम जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।